नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो हम लोगों ने मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें जैसे आपके प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं हॉस्टल वार्डन के लिए। ठीक है, इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये आपकी एक बुक है यूथ कंपटीशन की, उसमें से करवाए जा रहे हैं। इसको कंप्लीट होने के बाद हम लोग अलग अलग टॉपिक के भी प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, इसके बाद एक्ट वगैरह है, उन सब के आपके अलग से भी किए जाएंगे, लेकिन इसके कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो जिन लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है वो लोग देख लें, क्योंकि पहला करवा दिया गया है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन है, कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे पूछा है कि जो कोशिका तंत्र होता है उसमें से कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा रॉन्ग है ये पूछा गया है। जैसे समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है। इसके बाद G1 चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनाती है। ठीक है, इसके बाद है आपका चरण एस चरण में डीएनए की प्रकृति बनती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकाओं की प्रतिकृति बनाती है। तो इसमें से जो आपका है डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट है, मतलब ये असत्य है कोशिका को लेके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत के उपराष्ट्रपति को यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। 3 के लिए, 2 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको कितने वर्षों तक के लिए चुना जाता है? आपको 5 वर्ष के लिए। ये तो बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आपका CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? ठीक है, तो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका वैसे नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और क्या बोलते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सी लोक नृत्य शैली है जो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं रखती है? एक तो आपका डांडिया रास है, गरबा है, विदेशिया है, बिछड़ो है। तो यहाँ पे कौन सी है जो आपकी गुजरात से संबंध नहीं रखती है? आपकी यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, विदेशिया। विदेशिया कहाँ का है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये बिहार का है। ठीक है, बाकी आपके गुजरात के हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुवेंदार का अर्थ क्या है? जो संगम कविताएं होती हैं उसमें एक तमिल वर्ड यूज होता है मोस्टली, मुवेंदार। तो उसका अर्थ पूछा गया है, यहाँ पे क्या है? प्रधान होता है, 3 मुखिया होता है, या फिर धनी होता है, या धम महा मात। तो क्या होता है इसके हिसाब से? तमिल का जो वर्ड होता है यहाँ पे, तो इसका अर्थ होता है 3 मुखिया। मुवेंदार का मतलब क्या होता है आपका? मुवेंदार मतलब 3 मुखिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। निजी मतलब प्राइवेट है, जो विदेशी, ठीक है, इसके सहकारी और सार्वजनिक। तो सामाजिक कल्याण के विचारों से कौन सा प्रेरित है? पब्लिक जो होता है, मतलब क्योंकि पब्लिक में ही जो समाज के लोग हैं वो अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि निजी में है उसमें कुछ वो होता है कि जैसे मान लो प्राइवेट कोई संस्थान है, वहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन है, सारे लोग नहीं उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सार्वजनिक जो चीजें होती हैं वो सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी। अब एक निर्माण जो श्रमिक होते हैं उनके लिए एक मिशन कुशल कर्मी चलाया गया था। ठीक है, तो शुरू किया गया था, ये कार्यक्रम की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पूछा गया ये कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? मिशन कुशल कर्मी। ठीक, तो हरियाणा सरकार के द्वारा, पंजाब के द्वारा, दिल्ली के द्वारा, या फिर गुजरात के द्वारा? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया था आपका मिशन कुशल कर्मी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है, में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो 1905 में किस हाउस की स्थापना, मतलब कहाँ पे की गई थी? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है, न्यूयॉर्क में की थी, या फिर लंदन में की थी, बॉम्बे में की थी, या फिर पेरिस में? कहाँ पे की थी? लंदन में इसकी स्थापना की गई थी।
किसकी? इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की गई थी 1905 में। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? अब यहाँ पे कोयले के कुछ प्रकार दिए गए हैं, उसमें पूछा गया कि कौन सा कोयला है जो उच्चतम गुणवत्ता वाला है। एंथ्रेसाइट है, पीट है, लिग्नानाइट है, बिटुमिनस है। तो कौन सा है आपका? जो एंथ्रेसाइट होता है ये उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से केवल रबी की फसलें हैं। अब यहाँ पे फसलों से क्वेश्चन आया है, तो रबी की फसलें कौन सी हैं आपको बताना है। इस ऑप्शन में से गेहूं और ज्वार होती हैं, जौ और चना होती हैं, या फिर मक्का और मटर होती हैं, या फिर धान और कपास होती हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? जो जौ और चना है वो आपकी किसकी होती हैं? रबी की फसलें होती हैं। ठीक है, अब हम लोगों का रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द उसी रिश्ते को साझा करता है जो दिए गए शब्द युग्म द्वारा साझा किया गया है। यहाँ पे कुछ आपके ये दिए गए हैं कि एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इस ऑप्शन में बताना है कि कौन सा इसी के हिसाब से कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले क्या दिया है? प्रमाणिक मतलब जेन्युइन, इसके बाद अप्रमाणिक स्प्यूरियस। ठीक, प्रमाणिक है, इसका अपोजिट दिया गया अप्रमाणिक। तो इसी के हिसाब से क्या हो जाएगा? आवेगशील और स्वाभाविक। ये तो अलग ही शब्द है, इसमें विलोम शब्द मतलब विलोम जैसा कुछ नहीं है। इसके बाद ग्रहण करना, अस्वीकार करना, इसमें भी विलोम नहीं है। अज्ञाधी, इसके बाद है आपका अज्ञाधीन और दुराग्रही। ठीक, दानशीलता, उदारता। तो हमको इसके अकॉर्डिंग ही बताना है जो इसमें इन दोनों में संबंध है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब यहाँ पे देखो एक शब्द दिया गया अमाउंट, उसको क्या लिखा है? उटोनमा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो अक्षर दिए गए हैं उनका ही अरेंज किया गया है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, अगर हम लोग लिखेंगे अमाउंट, इसको लिखेंगे, यहाँ पे दिया अमाउंट। ठीक है, तो इसको जब हम लोग यूज करेंगे उसको क्या लिखा गया? उटोनमा, UTONMA। तो आप लोग देख सकते हैं ए जो है यहाँ लास्ट में भेज दिया गया। ठीक है, इसके बाद यू है आपका, यहाँ पे नंबरिंग कर लो ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे एक नंबर जो है वो कहाँ पे? लास्ट में आ गया है। इसके बाद जो 2 नंबर का आपका है वो यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो तीसरा ओ है तो वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसके बाद यू है आपका, तो यहाँ पे 4 नंबर हम लोग दे देते हैं। एन दिया गया है वो कितने में? 5 नंबर पे। इसका टी है आपका 6 नंबर पे। ठीक, तो ये शब्द कुछ इधर से अरेंज कर दिए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्वांटिफाइंग का पूछा गया है, तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी अगर नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो इसको भी इसी प्रकार से हम लोग जब अरेंज करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग खुद भी करके देखना तो आपको और अच्छे समझ में आए। केवल नंबरिंग इधर उधर की गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में पेज को 16 14 95 लिखा जाता है, उस भाषा में पार्ट को कैसे लिखा जाएगा? अब पेज को यहाँ पे क्या लिखा गया? 16 14 95। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग की एक सीरीज, यहाँ पे हम लोग इसको करके देख लेते हैं। तो पेज को कितना लिखा गया है? 16 लिखा गया है। इसके बाद जो आपका इसको 1 लिखा गया है, फिर कितना है? 94। ठीक है, जी को 94 लिखा गया है, और फिर है आपका 5 मतलब ई को 5 लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो पी जो है मतलब 4 का वर्ग इसको लिखा गया, फिर 1 का वर्ग लिखा गया है। ठीक है, फिर 7 का वर्ग, यहाँ पे 4 का वर्ग लिखा गया, फिर किसका? 7 का वर्ग, फिर 5 ऐसे ही लिख दिया गया। तो यहाँ पे पार्ट को भी हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक, तो पार्ट कितना हो जाएगा? सबसे पहले पी को 16 मतलब 4, तो पी को
4 का वर्ग करेंगे, ठीक है। अब ए तो ऐसे ही है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। आर जो है आपका, आर कितने नंबर पे आएगा, पी क्यू आर, मतलब 4 5 6 ऐसे करके आएगा, ठीक है। इसको कितना, जी को कितना लिखा गया, 54। तो इसके साथ जब हम लोग अरेंज करेंगे तो इसको ये 18 का वर्ग आएगा आपका, फिर 5 को तो ऐसे ही लिखा गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके हिसाब से हमारा कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक विशिष्ट कूट भाषा में रीजन को TZGUJT लिखा जाता है, तो पनिश को इसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब ये जो ABCD वाले आपके अरेंज करने का आते हैं, इसमें नंबरिंग करेंगे, उसी के हिसाब से जब इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बनेगा, वही सीक्वेंस हम लोगों को पनिश में दिखाना है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपका सी आंसर आएगा। तो इसको आप ABCD की नंबरिंग करके उसको फिर 1 2 3 4 नंबर देंगे, उसके हिसाब से इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग करके आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं मैंने आंसर बता दिया तो आप लोग यही आंसर बताने, एक बार जरूर करके देखना, क्योंकि पेपर में आपको ही करना है। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी ना किसी तरह समान है, एक समान है, उस असमान शब्द का चयन करें। अब अहिंसा है, शांति है, घृणा है, सत्य है। अहिंसा, शांति, सत्य ये लगभग एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक। और घृणा है, ये सबसे अलग है, तो यहाँ पे 15 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है, तो उसको आपको अरेंज करके बतानी है कि नेक्स्ट संख्या कौन सी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 11 से 13 हो गया, मतलब प्लस के 2 हो गए, इसको थोड़ा और बड़े कर लेते हैं, प्लस के 2 हो गए। फिर 13 से 17 हो गया, कितने, प्लस के 4 यहाँ पे हो गए। फिर जब 17 से 23 करेंगे प्लस 6 हो गया, फिर इसको करेंगे तो प्लस 8, ठीक है, प्लस 10 हो गया, ये 31 से 41, फिर 41 से 53 प्लस 12। तो आप लोग देख रहे हैं ये दो दो बढ़ता जा रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 16। अब यहाँ पे 18 जब ऐड कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 110 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक सीक्वेंस बन रहा है, +2 +4 +6, मतलब एक एक छोड़ के आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब यहाँ पे भी इसी प्रकार से एक सीक्वेंस दिया गया है और इसको आपको अरेंज करना है। सबसे अच्छा है कि ABCD लिखो, उसकी नंबरिंग करो, फिर जितना नंबर जिस पे आ रहा है उस पे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, उसको अरेंज कर लेंगे तो अपने आप आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आंसर आपका आएगा बी आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे ये लोग जो लोग कह रहे हैं कि ये वाले तो क्वेश्चन है नहीं, तो आपको जो डाटा सफिशियंसी वाला पार्ट है उसमें ये सब इंक्लूडेड होते हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको जब अरेंज करेंगे तो देखो यहाँ पे इसके कितने 1 2 पार्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए, ये 3 हो गए, 1 2 3। यहाँ पे कितने हैं, 1 2, इसके बाद फिर हो गया 4, 1 2 3 4। अब क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 देखो कौन सा है, तो सी वाला सीधे से आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस बनाना है, उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो इसमें भी अरेंज आपका होगा, तो जैसे 4 में गुणे अगर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसमें फिर से गुणा 4 करेंगे, 16 चक्कू 64 हो जाएंगे, और जब उसमें से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 63। तो यही सीक्वेंस यहाँ पे लगेगा। 7 में गुणे हम लोग कितने करेंगे, यहाँ पे 5 करेंगे, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 35 में गुणे 5 करेंगे और -1 करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 174, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, 8 में गुणा 6, मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है और सीक्वेंस होता जा रहा है। फिर यहाँ पे भी 6 का गुणा करेंगे, -1 करेंगे तो आपका 287 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राम एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, वह 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। राम कोई बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, फिर वो 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो ये वाले सवाल कैसे किए जाते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इधर पूरब होता है,
इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। ठीक है, ठीक है, दिशा वाले सवाल में। फिर क्या है, राम कोई दिशा से चलना प्रारंभ करता है। मान लो राम ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, और कितना चला, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला। अब यहाँ पे 6 किलोमीटर ये चल गया, उत्तर ऊपर है ना, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, फिर से सवाल पढ़ेंगे। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। अब राम जब यहाँ पे है तो उसका सीधा हाथ इधर तरफ होगा, इधर सीधा होगा, इधर उल्टा होगा। तो पूर्व, अब यहाँ पे ऐसे जब लगाएंगे तो यहाँ से पूर्व किधर हो गया, इधर हो गया, ठीक। तो कितना चला इधर साइड में, 8 किलोमीटर ये चला, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, ये वाली लाइन भी होगी अपनी। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर। अब यहाँ से भी ऐसे फिगर करेंगे तो दक्षिण कहाँ पे हो गया, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब नीचे की ओर। तो कितना चला यहाँ पे, 4 किलोमीटर ये इधर और चला दक्षिण की ओर। तो ये कितना हो गया, 4 किलोमीटर। 6 किलोमीटर ऊपर चला उत्तर की ओर, फिर पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चला, फिर कहाँ चला, 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ठीक है। इसके बाद है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला। अब वो पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलेगा। तो पश्चिम किधर है, इधर है आपका, तो इधर कितना चलेगा, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये वाला 6 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर बराबर ही है ना, इधर 4 हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा गया, राम ने अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है। अब राम कहाँ से चला था, यहाँ से चला था, 6 किलोमीटर इधर चला, ठीक है। तो प्रारंभ की दिशा किधर हो गई, तो यहाँ पे ये 4 है ना, और इधर इसे 6 वाला था, तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ना, तो आरंभिक बिंदु मतलब यहाँ पे होगा। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर और पूर्व दिशा हो जाएगी, मतलब ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा आप लोग एक बार करके देखना, फिर मैं इसको दोबारा भी बता दूंगी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 5 सदस्यों के एल एम एन और ओ एक परिवार है। उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, ओ अविवाहित है और एक के एकमात्र भाई है। एन ओ की बहन है, एम एकमात्र विवाहित महिला है और एन की माँ है। एल और ओ समूह में मात्र 2 पुरुष हैं। के पिता कौन है। अब ये जो ब्लड रिलेशन टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है हम लोग देख लेते हैं कि कोई परिवार में 5 सदस्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, एक तो मतलब पति पत्नी है, वो अविवाहित है, तो यहाँ पे लिख ले वो अविवाहित है, ठीक है। इसके बाद और एक के एकमात्र भाई है, के जो है भाई एकमात्र है जो भाई है, ठीक है। एन ओ की बहन है, एन किसकी बहन है, ओ की बहन है, तो मतलब ये अविवाहित है, ये एन इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एम एकमात्र विवाहित महिला है। अब जो एक जोड़े की बात की गई तो उसमें से एक एम है जो क्या है, महिला है, ठीक है। और एन की माँ है, किसकी माँ है, एन की माँ, मतलब जो एन यहाँ पे है इसकी माँ है, ये कौन सी, एम, ठीक, ये इसकी माँ हो गई। और ये इसकी भाई है, तो ये मतलब एम के ये दोनों बच्चे हो गए, ओ और एन तो इसके बच्चे हो गए, ठीक है, मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। इसके बाद एल और ओ समूह में मात्र 2 पुरुष हैं, एल और ओ, तो समूह में 2, एल और ओ समूह में एक मात्र 2। के पिता कौन है, के पिता पूछे गए हैं, पिता पूछे गए हैं, ठीक है। ये दोनों तो भाई हो गए। अब यहाँ पे आप देखो ओ अविवाहित और एक के का भाई है, मतलब ये अविवाहित है और के का भाई है, तो ये तो अविवाहित है तो पिता हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या बचा, केवल एल बचा जो पिता हो सकते हैं। तो के पिता कौन हो गए, एल हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब ये भी फिर से वेन डायग्राम से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। यहाँ पे दिया आयकर दाता दिया गया, कर्मचारी दिया गया, पुरुष दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग निकालेंगे, आयकर दाता, कर्मचारी, पुरुष। तो आयकर दाता कोई है, मतलब बताया नहीं कि पुरुष है या महिला है। कर्मचारी है, अब कर्मचारी का भी हमें नहीं पता होता है कि महिला है या पुरुष है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, आयकर दाता हो गया, कर्मचारी हो गया और महिला या मतलब सॉरी पुरुष एक है, एक पुरुष है जो आयकर दाता भी हो सकता है, कर्मचारी भी हो सकता है, मतलब तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे क्या पूछा गया है, नीचे दो कथन और उसके बाद उन कथनों पर आधारित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही मानते हुए चाहे वो सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हो, निर्णय कीजिए कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कुछ टोपी शर्ट है, यहाँ पे क्या बताया गया, कुछ टोपी जो है वो शर्ट है। ठीक है, ये टोपी मान लेते हैं और ये शर्ट मान लेते हैं। इसके बाद है कुछ शर्ट कोट है, अब कुछ शर्ट है वो कोट भी है। ठीक, अब निष्कर्ष देख के आपको बताना है कौन से इसका अनुसरण करते हैं। तो ये फिगर समझ में, कुछ कुछ में क्या होगा, ये शर्ट, टोपी और शर्ट कुछ कुछ एक दूसरे के वो हैं, इसका शर्ट और कोट है। फिर कोई टोपी, कोई कोट टोपी नहीं है, कोई भी कोट टोपी नहीं है। तो ये पहला तो सही हो गया है ना। यहाँ पे देखो के और टी का कोई संबंध नहीं है इस फिगर के हिसाब से। कोई कोट शर्ट नहीं है, कोई कोट शर्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया क्योंकि शर्ट और यहाँ पे दिया गया है कुछ शर्ट कोट है। फिर है कुछ कोट टोपी है, कुछ कोट टोपी है, ये तो गलत हो गया है ना। तो यहाँ इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, या तो निष्कर्ष 1 या 3 अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें कोई मैच नहीं करता है। ये वाला है कुछ टोपी, कुछ कोट टोपी है, कुछ कोट टोपी है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे सी, या तो निष्कर्ष 1 या 3 का अनुसरण करता है। कोई कोई कोट टोपी नहीं है, कोई कोट टोपी नहीं है, कुछ कोट टोपी है। ठीक है, कोई कोट शर्ट नहीं है, इन दोनों का कोई संबंध ही नहीं बनेगा, तो ये वाला हमारा निकल जाएगा बाहर। बाकी 1 या 3 में से कोई भी आंसर हो सकता है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गोपी, पीयूष, मोहन, राहुल, श्रेया और मोनिका एक पंक्ति में बैठे हैं। श्रेया और मोनिका केंद्र में बैठी हैं, तो जो श्रेया और मोनिका हैं वो कहाँ पे बैठी हैं, केंद्र में। ठीक है, 1 2 कितने लोग हैं, 2 4 6, ठीक है 6 लोग हैं, ये दोनों केंद्र में है, श्रेया और मोनिका। गोपी और पीयूष किनारे पे बैठे हैं, मतलब गोपी यहाँ बैठे हैं, पीयूष इधर बैठे हैं, किनारे पे बैठे ना दोनों लोग। ठीक, मोहन गोपी के बाईं ओर बैठा है, मोहन जो है गोपी के बाईं ओर, तो बाईं ओर किधर होता है, इधर साइड में, तो यहाँ पे मोहन हो जाएगा। ये कौन थी, मोनिका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ये मोहन है। पीयूष के दाहिनी ओर कौन बैठा है, पीयूष यहाँ पे है, इसकी दाहिनी ओर कौन बैठा होगा, कौन बचा है, राहुल बचा है यहाँ पे। ठीक, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब ये सीक्वेंस वाले हैं, इसमें आपको सीक्वेंस वही फोल्डिंग वाला, कागज को फोल्ड करके, तो ये आप करके देखेंगे। आशा करती हूँ जो पिछली प्रैक्टिस सेट करवाए उसमें भी एक ऐसा था, तो आप लोगों ने करके देखा होगा। अगर करके देखा होगा तो वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया, तो ये पेपर फोल्डिंग का दिया, ऐसे ऐसे कट करना है, फिर कौन सी आकृति निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ जब इसको करेंगे तो कौन सा आंसर, यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। अब ये वाली आकृति इन सब में कहाँ पे अंतर्निहित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं कि ये तो बन नहीं रही ऐसी कोई आकृति, इस ये तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। ठीक है, इसमें ये आकृति अंतर्निहित है, ये देखो ऐसे ऐसे, ये ऐसे, तो डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, यदि दर्पण को दिए गए चित्र के अनुसार पीपी पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सहित प्रतिबिंब चयन कीजिए। अब ये दर्पण है, ये अक्षर लिखे हैं, इसको दर्पण में कैसे दिखना है ये आप लोग करके देखेंगे, क्योंकि ये बहुत आप जो प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से आपकी सही हो जाएंगी।
तो कौन सा यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा? तो इसके हिसाब से आपका डी आंसर सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर से ये पासा वाला क्वेश्चन आया है। एक ही पासे की चार आकृतियां एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो 5 वाले फलक के विपरीत फलक पे होगा। जब आप 5 वाले फलक के विपरीत के फलक का दिखाया गया है, तो 5 फलक के विपरीत फलक को आपको बताना है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे डी आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाए गए। अब फिर से अंग्रेजी वाला है, सब पिछला भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये आपको जब अगर आपने पहला वाला किया है उसको सही से अरेंज करके फिर आपको बताना है कौन सा सीक्वेंस में आएगा, तो कौन सा यहाँ पे बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, ये भी वैसा ही है जैसे कि आपको अरेंज करना है लॉजिकल टाइप में। ठीक है, तो इसको जब अरेंज करेंगे तो यहाँ पे इसका भी आंसर आपका बी आएगा। ठीक है, तो ये आपको अरेंज करें, रीजनिंग के क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आईसीटी के क्वेश्चन अब करेंगे। तो यहाँ पे उस मीडिया का कंपनी का नाम बताएं जिसे 21st सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा गया है। तो कौन सी कंपनी है आपकी? सोनी है, टाइम वार्नर है, डिज्नी है या फिर वायाकॉम है। तो 21st सेंचुरी का फॉक्स किससे खरीदा गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डिज्नी, डिज्नी से लिया गया ये। अब यहाँ पे देखो फुल फॉर्म पूछी है, जिन लोगों ने फुल फॉर्म वाली क्लासेस तैयार की है उनको अच्छे से पता होगा। SMTP की कंप्यूटर साइंस स्टैंडर्ड स्टैंड्स फॉर, मतलब कंप्यूटर विज्ञान में SMTP का विस्तारित रूप क्या है? तो क्या है विस्तारित? इसका मतलब होता है सिस्टम मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को के प्रारंभ में पहुंचा देता है। तो किसके प्रारंभ में पहुंचा देता है? ये पेज के, फाइल के या फिर डॉक्यूमेंट के या फिर लाइन के। तो ये लाइन के प्रारंभ में पहुंचा जाता है। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं तो अगर होम की आप दबाते हैं तो कहाँ पे? जो लाइन के सबसे पहले में आप पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए का प्रयोग सूचना का आदान प्रदान करते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क सूचना का आदान प्रदान करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको बताना है। सर्वर बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं, डिजिटल नेटवर्क बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के द्वारा एक, अब यहाँ पे खाली स्थान दिया गया, बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एक बिट कितने के बराबर होती है? अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो एक बिट इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है आईपी एड्रेस उसका पूछा गया है, तो वो कितनी होती है? 32 की होती है। ठीक है, आपकी आईपी एड्रेस जो होता है, ठीक है, तो वो कितने की हो जाएगी? 32 बिट की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, एंड्रॉयड, राउटर, आईओएस। तो विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, एंड्रॉयड भी मोबाइल वगैरह में यूज होता है, आईओएस आईफोन वगैरह में यूज होता है, विंडोज आपका लैपटॉप में। राउटर अलग चीज है, यहाँ पे राउटर आपकी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है, अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? जो आपकी ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, जैसे बाइनरी होता है, आपका हेक्सा होता है। ठीक है, ठीक है, बाइनरी होता है मतलब 2, हेक्सा 16, ऐसे इस प्रकार से नंबर सिस्टम होते हैं। तो ऑक्टल का मतलब क्या होता है? 8। ठीक है, अष्टक लिखा भी है, अगर आप लोग हिंदी में देख सकते हैं, तो यहाँ पे 8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक औपचारिक भाषा जिसको जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? कमांड लैंग्वेज, मशीन या फिर मार्कअप लैंग्वेज या फिर मॉडलिंग लैंग्वेज।
तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडलिंग लैंग्वेज उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, और इसमें बताना है कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं होती है। पास्कल, फोर्टान, एसक्यूएल। ठीक, इसके बाद है आपकी डीटीएच। तो डीटीएच आपकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, डीटीएच एक अलग सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले निर्देशों को स्टोर करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब कंप्यूटर डाटा स्टोरेज बताना है जो सामान्य गति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, ये तो जितने आपके मैथमेटिकल सिस्टम होता है उसको हैंडल करता है। इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आपका पीडीएफ का फुल फॉर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, सीपीयू शेड्यूलर को किस नाम से जाना जाता है। तो सीपीयू शेड्यूलर होता है उसको किस नाम से जानते हैं, जॉब शेड्यूलर, रिसोर्स शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या फिर प्रोसेसर शेड्यूलर। तो सीपीयू शेड्यूलर को किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये भी आपकी क्लास करवाई गई है, जिस लोगों ने देखी है वो आसानी से यहाँ पे आंसर दे पाएंगे। इंटीग्रेटेड आपका एकीकृत परिपथ या फिर ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब। तो किसका उपयोग किया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आपकी तीसरी पीढ़ी से संबंध रखता है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताओ। अब यहाँ पे इनपुट डिवाइस बतानी है, हेडफोन होते हैं, प्रोजेक्टर होता है, साउंड कार्ड होता है या फिर वेब कैम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वेब कैम। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर इंटरनेट के संदर्भ में हानि रहित प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में हानिकारक परिणाम उत्पन्न करता है। मतलब कौन सी ऐसी चीजें जो लगता है जिससे नुकसान नहीं होगा लेकिन वो सच में नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसी कौन सी चीज है, जैसे आपका वॉर्म है, ये सब वायरस के नाम है। ट्रोजन हॉर्स है या फिर पैच है या फिर वायरस हॉक्स है। तो इसमें से कौन सा होता है जो आपको लगता है कि हानि नहीं पहुंचाएगा लेकिन अंदर ही अंदर कंप्यूटर सिस्टम को ये हानि पहुंचाता है। तो कौन सा हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स, ये वायरस होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था। तो आपको ये बताना है किस वर्ष किया गया था, 1989 को इसको किया गया था। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और किसने किया था, टिम बर्नस ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करवाया भी गया है क्लासरूम में। बर्नस ली, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक बड़ी संख्या में विस्तृत डेटा को व्यक्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ एप्लीकेशन क्या होती है। ठीक, एक बड़ी संख्या में विस्तृत डेटा को आपको अरेंज करना है तो उसके लिए क्या एप्लीकेशन होगी। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, मतलब डेटा वाला क्या होता है, एक्सेल में जो है हम लोग बड़ी संख्या में डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निर्देशों का एक समूह कहलाता है। तो निर्देशों का एक समूह क्या कहलाता है, स्क्रिप्ट, एक्सटेंशन, फ्लो चार्ट या फिर प्रोग्राम। तो निर्देशों का एक समूह कहलाता है आपका प्रोग्राम। ठीक, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, मतलब किसी व्यक्ति को बोला जाएगा कि कंप्यूटर लिटरेट है कब बोला जाएगा, जो ये चार ऑप्शन दिए गए उसमें से एक हो। तो हम लोग देखते हैं किसको बोलते हैं, रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन, क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, राइट प्रोग्राम या फिर हैक अदर कंप्यूटर। ठीक, तो कब बोला जाएगा, जो जरूरी एप्लीकेशन है उनको चलाना आता हो तो उसको बोला जाता है कि इसको डिजिटल मतलब कंप्यूटर की जानकारी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, माउस क्लिक लॉक गुड। यहाँ पे पूछा गया क्लिक लॉक जो प्रॉपर्टी होती है माउस की, तो उसका क्या मतलब है। माउस की आपकी कीज मैंने बताई हैं, वहाँ पे ये सब चीज बताई गई है।
तो इसमें से आपका बताना कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं आइटमों को क्लिक करने से रोकने की अनुमति देता है, आइटमों के लिए पासवर्ड सेट करने की अनुमति देता है, या फिर माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है। तो इसमें से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो क्लिक लॉक होता है उसका मतलब होता है कि आप आइटम जो भी यूज कर रहे हैं उसमें कोई पासवर्ड दे सकते हैं। ठीक है। अस्थिर स्मृति जिसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं वो किसका उदाहरण है। तो मैंने आपको बताया था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कैसे करें। जैसे आपका रैम है, रोम है, इसमें ओ बीच में है तो मतलब नॉन वोलेटाइल, नॉन में ओ बीच में होता है, रोम में भी, तो ये नॉन वोलेटाइल होगी। तो इसका मतलब वोलेटाइल कौन सी होगी, आपकी रैम होगी। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे एक्ट से क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके। तो भी ये समस्या थी कि एक्ट में कम करवाया गया, तो वो लोग क्वेश्चन ये ज्यादा ध्यान से देखें, क्योंकि एक्ट में आपको वही करवाया गया जो जरूरी है। बाकी अगर आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है तो आप गवर्नमेंट गैजेट पढ़ सकते हैं, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दिए हैं। इसके अलावा आप भी आसानी से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 धारा 2B मतलब 2B में परिभाषित है। उसमें क्या परिभाषित किया गया है। बालक के अधिकार किए गए, अधिकार आयोग सदस्य। तो यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। तो ये किसके अंतर्गत किया गया है, सेक्शन 2A के अंतर्गत, सेक्शन 2B के अंतर्गत, या फिर 2C या फिर 2D। तो सेक्शन 2C के अंतर्गत ये परिभाषित किया गया है, मतलब बालक को। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के राष्ट्रीय चार्टर का उद्देश्य क्या है। मतलब जो बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर बनाया गया उसका क्या उद्देश्य है। बच्चे के अधिकार के लिए रक्षा, बच्चे के अधिकार के रक्षा के लिए बनाया गया है, या फिर बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, स्वस्थ विकास के लिए प्रावधान करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही हैं जिसमें आपका चार्टर बनाया गया, इन सब पे ही ध्यान देता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध करता है। मतलब 6 वर्ष से कम की, जो आपके हम लोग बात करते हैं ECCE, जो लोग करंट अफेयर रिलेटेड टू एजुकेशन की क्लासेस कर रहे हैं उनको ये चीज पता होगा। 6 वर्ष से कम के बच्चे के लिए क्या बनाया गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है। तो वो क्लासेस भी कंपलसरी हैं। आप अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए। ठीक है। और तो ये पूछा गया कौन सा आर्टिकल है जिसमें इसकी बात की गई है। तो कौन सा है आपका आर्टिकल 45 में इससे 6 वर्ष से कम बच्चे की शिक्षा का अनुबंध रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वर्तमान में भारत के 5 वर्ष से कम आयु में शिशु मृत्यु दर क्या है। इस समय भारत में जो 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट से ये क्वेश्चन है आपका। तो कौन सी है, 35 है, 34 है, 32 है, या फिर 40 है। तो क्या है आपकी 32 यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 की धारा 5, यहाँ पे धारा 5 के तहत बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। ठीक। तो किसके तहत ये किया जाता है, आप लोग यहाँ पे आंसर बताएंगे। समुचित सरकार द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सरकार द्वारा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा ये किया जाता है। तकनीकी सलाहकार समिति का गठन धारा 5 के अंतर्गत बताएगी, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक्ट 1956 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में वैश्याग्रह परिभाषित है। तो वैश्याग्रह किसमें परिभाषित है, यहाँ पे है आपका सेक्शन 2A में, सेक्शन 2B में, सेक्शन 2C में, या फिर सेक्शन 2D में। तो ये किसमें परिभाषित है, सेक्शन 2A में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के लिए कितने दिनों के अंदर विचारण पूर्व करने का प्रयास करेगा।
मतलब कोई भी ऐसा केस आता है तो कितने दिन के अंदर उस पर विचार करने, मतलब जो भी विचार है, कार्रवाई है, सब कुछ पूरी करने का कितना टाइम होता है। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ाया भी गया है कितना होता है, 1 साल के अंदर अंदर ये रखा गया है कि सारी चीजें जल्दी जल्दी की जाएं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। तो जो अधिकारी की नियुक्ति है उसमें किसमें ये प्रावधान रखा गया है। तो सेक्शन 14 में, सेक्शन 15 में, सेक्शन 18 में, सेक्शन 16 में। तो ये किसमें किया गया है, आपका सेक्शन 16 में ये प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ष 2023 में अनुमानित लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है। ठीक है, इससे रिलेटेड पिछले प्रैक्टिस में सेट में भी आपका क्वेश्चन था, तो ये आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ष कब का पूछा गया, 2023 में पूछा गया, अभी करेंट का ये क्वेश्चन है। तो 23 में अब देखो कैसे करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग यहाँ ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो 990 रहा है, 945, 943, तो ये कितना रहा है यहाँ पे आपका 1020, मतलब ये काफी बड़ा है, 1000 पुरुष पे 1020 महिलाएं। ठीक, अब हम लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है किसी भी प्रकार के शोषण से पीड़ित बच्चों को देखते ही आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। मतलब जैसे आप हॉस्टल वार्डन बन के गए हैं, कोई बच्चा ऐसा आता है शोषण से पीड़ित है, ठीक है, जितने भी आपके एक्ट हैं उनसे कोई उसमें वो किसी चीज से गुजरा हुआ है, तो आपका रिएक्शन कैसा रहने वाला है। ठीक है तो सबसे पहले बच्चे और परिवार की आवश्यकता अनुसार सहायता करेंगे, या फिर बच्चे की सुरक्षा पर खतरे का पता लगाएंगे। ठीक है, बाल कल्याण समिति को सूचित करेंगे, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छात्रावास से आपातकालीन स्थिति के दौरान सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वार्डन के पास क्या होना चाहिए। मतलब आपातकालीन कोई स्थिति है उसको सही से कंट्रोल करने के लिए तो छात्रावास के पास कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें आपको बताना है क्या क्या होना चाहिए। अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें, ठीक है, या फिर आपातकालीन स्थिति में कोई जिम्मेदारी नहीं, छात्रावास के लिए एक निर्दिष्ट निकासी योजना, आपातकालीन प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं है। तो ये तो सारे निगेटिव ही पॉइंट हो गए। यहाँ पे सी वाला है कि मतलब उनकी निकासी का कोई भी पहले से ही प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आप कैसे बच्चों को सेव करेंगे। ठीक है, एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए छात्रावास वार्डन में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, व्यवहारवादी गुण हो, धैर्य और सहानुभूति हो, नियमों को लागू करने की दृढ़ता हो, या फिर इनमें से सभी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका सभी, मतलब ये सारे ही गुण एक छात्रावास में होने चाहिए, छात्रावास वार्डन में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए वार्डन द्वारा निम्न में से कौन से उपाय अपनाने चाहिए। खाद्य भंडारण और निपटान, फूड स्टोरेज एंड डिस्पोजल, लॉन्ड्री का प्रबंधन, व्यक्तिगत स्वच्छता, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव होगा, मतलब इन सब चीजों का ही छात्रावास वार्डन को ध्यान रखना है। छात्रावासों में कमरे का आवंटन कौन करता है, डायरेक्टर करता है, वार्डन करता है, निजी संस्था करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब बच्चे आते हैं तो कमरे का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है, वार्डन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छात्रावास में प्रवेश के समय छात्रों के प्रोफाइल में किन तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए। जब आप छात्र प्रवेश होता है बच्चों का, तब कौन कौन से तथ्य आपको लिखने चाहिए, मतलब जो भी आपकी फाइल या कुछ भी है उसमें छात्रों का जन्म दिनांक, आर्थिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक समस्याएं, ठीक है, तो कौन कौन सी होनी चाहिए, या फिर उपरोक्त सही, या फिर ऑल ऑफ द एबव, इसमें से सभी। तो सारी चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक मानव संसाधन योजना का महत्वपूर्ण कारक क्या है। अत्यधिक प्रभावशाली कर्मियों का निर्माण करना, अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियां, परिवर्तन और स्थानांतरण का प्रतिरोध, या फिर ये सारी ही चीजें। तो ये यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
सर्वश्रेष्ठ छात्रावास प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर छात्रावासों में क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का है वो क्यों महत्वपूर्ण है हॉस्टल में? कुशल संचार के लिए, बेहतर रिकॉर्ड रखने के लिए, आसान उपस्थिति ट्रैकिंग के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका? उपर्युक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? नियम उल्लंघन के लिए सख्त सजा देना, मुद्दों पर चर्चा के लिए छात्रों के साथ नियमित बैठकें, उपद्रवियों को तुरंत निष्कासित करना, उपद्रवियों को तुरंत निष्कासित करना, या फिर कर्फ्यू लगाना? तो यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। छात्रावास में महिला छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वार्डन क्या उपाय कर सकती है? दिन के दौरान महिला सुरक्षा गार्ड नियुक्त करना, अंधेरे के बाद महिला छात्रों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, महिला विद्यार्थियों को बाहरी गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंधित करना, या फिर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और सभी छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, छात्रावास में रखरखाव के मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए वार्डन को? यहाँ पे देखते हैं, छात्रों को मुद्दों को स्वयं ठीक करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, छात्रों के लिए रखरखाव समस्याओं की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रणाली बनाना, सेमेस्टर के अंत तक इंतजार करने का आश्वासन देना, इसके बाद है रखरखाव पूरी तरह छात्रावास प्रशासन पर छोड़ना। तो इसमें से अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? छात्रों के लिए रखरखाव समस्या की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रणाली बनाना, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, छात्रावास प्रबंधन समिति का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाना चाहिए? एक हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी बनती है, उसका गठन कितने दिन के लिए होता है? तो यहाँ पे 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए? तो 1 वर्ष के लिए होता है, क्योंकि 1 साल बाद सारे फिर रजिस्टर्स, रिकॉर्ड सब कुछ चेंज होता है, बच्चे नए आते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से 1 वर्ष के लिए आपका होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, मतलब जो हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट है उसकी नियुक्ति कैसे होनी चाहिए? पूर्णकालिक होनी चाहिए, संविदा आधारित होनी चाहिए, पूर्णकालिक या संविदा, या इनमें से कोई नहीं? तो फुल टाइम होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी और सुरक्षा तभी हो सकती है जब हॉस्टल वार्डन की अलग से नियुक्ति हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिले का कौन सा अधिकारी छात्रावासों की जांच के लिए मॉनिटरिंग समिति का गठन करता है? ठीक, अब यहाँ पे पूछा गया कि जिले में ऐसा कौन सा अधिकारी है जो छात्रों की कोई भी चीज है उसकी जांच के लिए एक समिति का गठन करता है? तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, या फिर जिला अधिकारी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो डीएम साहब जी हैं, ठीक है, जिला अधिकारी, वो इसकी मॉनिटरिंग की एक समिति का गठन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, छात्रावास की छात्र समिति के कौन कौन से कार्य हैं? तो छात्र समिति के कौन कौन से कार्य हैं ये बताने हैं। प्रतिदिन की दिनचर्या और डाइट का प्लान तैयार करना, या फिर शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास, एक दूसरे के सम्मान व सहयोग की भावना विकसित करना, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, छात्रावास के संदर्भ में वार्डन का उत्तरदायित्व निम्न में से किस विषय पर है? छात्रों के स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता एवं सफाई, छात्रों की सुरक्षा, या इनमें से सभी? मतलब सारे ऑप्शन सही होंगे। तो क्या हो गया? सबकी जिम्मेदारी होती है हॉस्टल वार्डन को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एकलम मॉडल आवासीय विद्यालय की अवधारणा किस वर्ग को ध्यान में रखकर निर्मित की गई है? सभी वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए, केवल अनुसूचित जाति के लिए, उपर्युक्त में से सभी? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये आपके शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं उनके लिए मेन ये स्कूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अनुशासन समिति में कौन शामिल नहीं होता है? वार्डन, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, या फिर मैस पर्यवेक्षक? तो जो अनुशासन समिति बनती है उसमें कौन है जो इंक्लूडेड नहीं होता है? तो
तो कौन से नहीं होता, मैथ सुपरवाइजर नहीं होते, क्योंकि वो रसोई का काम देखते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट है छात्र छात्राओं में जिम्मेदारी के गुण कैसे विकसित किया जाए। तो कैसे जिम्मेदारियां देकर, कक्षा में पढ़ाकर, बैठक बुलाकर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा है, उनको कुछ जिम्मेदारियां दी जाएं जिससे कि वो जिम्मेदारी को भी समझे और उसको अच्छे से पूरा कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छात्रावास की समुचित एवं नियमित साफ सफाई हेतु किसको पत्र लिखा जाता है। वार्डन को, छात्रावास अधीक्षक को, सुपरवाइजर को या फिर अध्यापक को। तो किसको लिखा जाता है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन, छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं साफ सफाई कैसे करें। हाथ धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, स्वच्छ जल एवं स्रोतों का प्रयोग या फिर इनमें से सभी। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, छात्रावास वार्डन छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। सफाई कर्मियों के लिए स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण न दिलाना। ठीक, मैथ्स के फंड में कटौती, छात्रावास के विद्यार्थियों को अतिरिक्त कार्य देना, छात्रावास के स्वच्छता संबंधी कार्यों का नियमित निरीक्षण व मूल्यांकन। तो इसमें से कौन सा है, आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 या फिर केवल 4, 1 और 4 या फिर 1, 2, 3, 4, मतलब सारे ही इसमें इंक्लूडेड हैं। तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही है आपका, केवल जो आंसर नंबर 4 है, मतलब छात्रावास की स्वच्छता संबंधी कार्यों का नियमित निरीक्षण एवं मूल्यांकन, क्योंकि ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, छात्रावास के स्टोर कक्ष का भौतिक प्रमाणन वर्ष में कम से कम कितने बार होना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 5 बार। कितनी बार होती है, वर्ष में 3 बार होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान कर सकता है। शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्येतर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को प्रतिबंधित करके, मतलब रोक के। ठीक है, इसके बाद है कौशल निर्माण कार्यशालाओं, व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करना, छात्रों के हितों की अनदेखी करना, छात्रों के शौक और रचनात्मक कार्य में हतोत्साहित करना। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर कौन सा हो गया, बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा है, मैं समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। अब जो आपकी रसोई से संबंधित है उसका जो मेन अध्यक्ष है वो कौन होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अधीक्षक, सीनियर वार्डन, वार्डन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है, वार्डन। ठीक है, यही सारी चीजें देखता है कि सारी चीजें सही चल रही है या नहीं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन्वेंट्री प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। जो इन्वेंट्री होती है, सारी डेटा रिकॉर्ड होता है, उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, उत्पादन पर ध्यान देना, बिक्री का प्रबंधन करना, सामग्री तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना, आवश्यक सामग्री की निरंतर आपूर्ति। तो कौन सा क्यों किया जाता है इन्वेंट्री, क्योंकि जो भी सामान है आपके टाइम टू टाइम होते रहे, कौन सी चीज़ खत्म होने वाली है। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपकी इन्वेंट्री की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। तो भोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, योजक एवं रंग, रासायनिक, जैविक, भौतिक, प्रदूषक या फिर उपर्युक्त सभी। तो भोजन को कौन कौन से चीजें प्रभावित कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन हो जाएगा, सारी चीजें हैं जो भोजन को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के विषय में छात्रावास वार्डन द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता लाने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो उपाय अपनाने चाहिए, विद्यार्थियों से स्वच्छता पर कविता लिखवाकर, विद्यार्थियों से नृत्य कराकर, विद्यार्थियों से स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक करवा के, या फिर विद्यार्थियों की इस योजना के विषय में समुचित जानकारी उपलब्ध करा के एवं स्वच्छता का नियमित अभ्यास करा के। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है आपका 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 या 4, ये 4 ही है। इसके बाद 1, 4, तो यहाँ पे ए आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वार्डन के लिए महत्वपूर्ण है, अनुशासन, स्वास्थ्य एवं सफाई, व्यवहार या उपर्युक्त सभी।
तो वार्डन के लिए तो सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यदि आप एक हॉस्टल वार्डन है तो आप क्या करना चाहेंगे? अगर आप हॉस्टल वार्डन बन जाते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे? प्रशासनिक सलाहकार, दिशा निर्देश या फिर उपर्युक्त सभी। तो क्या करेंगे आप? सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए, तभी आप सारी चीज़ें अच्छे से सेटल कर पाएंगे। ठीक है, अब है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट, जिनका भी हिंदी है उनका। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना, या फिर सुंदर स्त्री। तो इसका क्या है? द्रौपदी का चीर का मतलब क्या है? जो कभी समाप्त ही नहीं होता। ठीक है, इसका ये मतलब हो जाएगा। देशभक्ति में समास कौन सा है? द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। कौन सा है? तत्पुरुष, मतलब देश के लिए भक्ति। ठीक है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कौन सी व्यंजन? उद्धरण, तद्धित, वाक्चाल या फिर रसायन। तो ये आपकी व्यंजन संधि नहीं है। इसका नेक्स्ट देखते हैं। जो पूजा की योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? पूज्यनीय कहा जाता है, या फिर पूज्य कहा जाता है, पूजनीय या फिर पूजनीय। तो यहाँ पे पूज्य कहा जाता है, जो पूजा की योग्य हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुर, देव, अमर, सुधाकर। तो देवता शब्द का पर्यायवाची क्या है? नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया, सुधाकर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो मोहन चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? आवृत्तिवाचक, परिणामवाचक, या फिर संकेतवाचक, या फिर सार्वनामिक। तो इसमें क्या कौन सा हो जाएगा आपका विशेषण? आवृत्तिवाचक। ठीक है, इसके बाद गरीबी को सहायता करें। गरीब शब्द क्या है? यहाँ पे गरीब शब्द पूछा गया, क्या है? विशेषण है, जातवाचक संज्ञा है, विशेष है, भाववाचक संख्या है। तो गरीब पूछा गया है, ना कि गरीबी पूछी गई। अगर गरीबी पूछी जाती तो आपका भाववाचक हो जाता, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? मंद, तीव्र, प्रखर या क्षीण। तो क्या हो जाएगा? मंद। इसके रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद बताओ। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 या फिर 5। कितने होते हैं? रचना की दृष्टि से 2 होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट और हम लोग देखते हैं। यहाँ पे शुद्ध चयन का करना है। वाक्य दिए गए हैं। माता पिता की शुश्रूषा, अरे यार, शुश्रूषा, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तूफान आने का संदेह है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध चयन बताना है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। अब इंग्लिश वाला पार्ट है, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा सही होंगे। तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे एडम्स एंड फ्रेज से क्वेश्चन आपका पूछा गया, वन द रॉन्ग साइड ऑफ 60। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? टू बी ओल्डर देन 60। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द एडम। पुल योर सेल्फ टूगेदर। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिगेन कंपोजर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। अ ग्रुप ऑफ लाइन्स। तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइड, पैक, कॉलोनी, हर्ड। उसको क्या बोलते हैं? प्राइड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इनकरेक्ट इसमें से क्या है वो बताना है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ये पीसफुल। ये पीसफुल होता है ऐसे। ठीक है, ये इनकरेक्ट। बाकी डिक्रीज, आपका स्पेसिफाइड, क्रिएचर, ये सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कंपैशन, इसका आपका क्या बताना है? एंटोनियम्स बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? कंसर्न हो जाएगा, मीननेस हो जाएगा, सिंपैथी, काइंडनेस। तो क्या हो जाएगा? मीननेस। ठीक है, विलोम शब्द बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अकर। तो अकर का क्या होता है? हिंडर है, हैपन है, हैस्टन है, हैम्पर है। तो अकर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? हैपन हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव एक्टिव दिया गया है, आपको पैसिव फॉर्म बतानी है इसकी। तो क्या, सच ए रफ सी इज नेवर इनकाउंटर्ड बाय द सेलर। सबसे पहले ये पढ़ लो, द सेलर हैड नेवर इनकाउंटर्ड सच ए रफ सी। यहाँ पे बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। लियोपर्ड्स हैव लर्न टू, ब्लैंक दिया गया आपका, टू सेमी अर्बन लिविंग नियर मुंबई एंड गुड़गांव। ठीक, तो इसके आप बताना है कि बीच में कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है जो आएगा। तो कौन सा वर्ड आएगा इसमें, एडॉप्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। फिर यहाँ पे कुछ शब्द आपसे पूछा गया, द गर्ल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इन ए क्लोज फ्रेंड। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हु यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द सब्स्टिट्यूट टू द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सिलेक्ट द नो सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे ये अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, इसका बताना है कि इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ भी नहीं ये सही है, तो नो सब्स्टिट्यूशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अ डियर इज लाइकली टू अटैक बाय लायंस और टाइगर्स थ्रू आउट इट्स लाइफ। तो लाइकली टू अटैक, यहाँ पे हम लोग किस वर्ड का यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू अटैक, ठीक है। अब और हिंदी के क्वेश्चन है आपके, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा है। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। तो अंचल किस साहित्यकार का उपनाम, मतलब कौन से साहित्यकार थे जिनको अंचल भी बोला जाता था। हरिवंश राय, बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, रामेश्वर शुक्ल। तो किसको, रामेश्वर शुक्ल को अंचल बोला जाता था, ठीक है। प्रेम सागर किसकी कृति है। तो प्रेम सागर किसकी कृति है, लल्लू लाल की, सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की, या फिर इंसा अल्लाह खां की। तो किसकी है ये, लल्लू लाल की, ठीक है। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं। तो अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं, 5, 6, 10, 2। तो अलंकार के जो मुख्य भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 2, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दी गई पंक्तियों के छंद बताइए। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। इसमें आपको छंद बताना है, ये कौन सा छंद है। तो कौन सी है ये, चौपाई है, मतलब ये किसी चौपाई से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आचार्य भरत के रस सूत्र की उत्तर करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया था, अगर आपने उसको अच्छे से देखा है तो आप लोग अच्छे से बता पाएंगे। तो किसने की थी, आचार्य भट्ट लोलट ने, आचार्य अभिनव गुप्त ने, आचार्य शंकुक ने, या फिर आचार्य भट्ट नायक ने। तो किसने की थी, आचार्य शंकुक ने की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है। तो निश्चल को सही संधि विच्छेद नी प्लस चल, या फिर निस प्लस चल, निस प्लस चल, नी प्लस अचल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि इसको बोलते हैं, जहाँ पे ये ऐसे लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 117 क्वेश्चन, चौराहा शब्द में समास है। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, बहुब्री है, अव्ययभावी है, दुग। तो दिग समास है आपका चौराहा शब्द में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। अब ये हिंदी ग्रामर से ही लिया गया है, तो ऊ पूछा गया किस प्रकार का शब्द है भाषा विज्ञान की दृष्टि से। पश्च विव्रत है, अग्र संव्रत है, अग्र विव्रत या फिर पश्च संव्रत। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पश्च संव्रत है, जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से स्वर में आता है, ठीक है। निम्न कौन सा वाक्य भूतकाल का है, यहाँ पे भूतकाल का वाक्य बताना है आपको। तो यदि वह जाता तो मैं भी जाता, मोहिनी खाती होगी, आती होगी, ठीक है। उसने खाया है, मोहन ने पढ़ा है। तो भूतकाल पूछा गया तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, इसमें काल बताना है आपको। सामान्य भविष्य काल है, सामान्य भूतकाल है, संभाव भविष्य काल है, या फिर सामान्य वर्तमान काल है। करते हैं, ठीक है, वर्तमान की बात हो रही है, तो यहाँ पे सामान्य वर्तमान आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 120 क्वेश्चन थे, आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे एक एक क्वेश्चन।
फिर भी अगर कुछ रहता है, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है या कोई क्वेश्चन और तरीके से होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी प्रकार से हम लोग ये प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड वगैरह है इनके भी आपकी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए लर्निंग टुगेदर से और इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लर्निंग टुगेदर और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।